जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। सबसे पहले आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कहें कि बाबा साहेब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी जयंती में शामिल थे, इसलिए वीडियो अपलोड होने में कुछ अधिक टाइम लग गया है। तो आज इसके अंदर देखेंगे कि दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास या कहें कि दक्षिण भारत का जो महापाषाण काल था, इस महापाषाण काल के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर महापाषाण काल क्या था, महापाषाण काल के अंदर कब्रें क्या थी, इसी के साथ महापाषाण कालीन जीवन क्या था। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हमें जो दक्षिण भारत का जो आरंभिक इतिहास है उसको जानने वाले हैं, या कहें कि दक्षिण भारत के अंदर जो महापाषाण काल हुआ इसके अंदर जो कब्रें थी जो कि मुख्य रूप से जानी जाती है, तो उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर देखें कि महापाषाण काल, तो ये महापाषाण काल जो कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग जो कि तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन जो कि सर्वमान्य मत है वह है कि 1000 ईस्वी पूर्व से जो कि दक्षिण भारत में यानी कि जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार में मुख्य रूप से जो आज का आंध्र प्रदेश है, इसी के साथ तमिलनाडु है, इसी के साथ कर्नाटक है, इन इलाकों पर जो कि कहें कि महापाषाण कालीन संस्कृति का उदय हुआ। महापाषाण कालीन संस्कृति का उदय जो कि लगभग माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, और जब संगम युग यानी कि यहाँ पर चोल चेल जो पांड्य राजवंशों का जब अंत होता है, लगभग उसी समय जो कि हमारी उसी समय तक लगभग हमारे जो कि दक्षिण भारत में या कहें कि सुदूर दक्षिण भारत में जो कि कहीं ना कहीं महापाषाण कालीन जो संस्कृति जीवित रहती है। कहने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से तो महापाषाण कालीन संस्कृति का आरंभ होता है और लगभग 30वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक सुदूर दक्षिण भारत में ये जीवित रहती है। इसी के साथ देखें कि जो महापाषाण कालीन जो युग है, महापाषाण कालीन जो संस्कृति है, ये मुख्य रूप से तो दक्कन का जो कि मुख्य रूप से जो दक्कन का पठार था, इस दक्कन के पठार में भी जो कि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, इसी के साथ कर्नाटक और जो कि तमिलनाडु, इन क्षेत्रों पर ये फैला था। इसी के साथ जो कि हमें इस जो संस्कृति थी, जो महापाषाण कालीन जो संस्कृति थी, इस संस्कृति के बारे में हमारे इतिहासकारों को जानकारी मुख्य रूप से इस संस्कृति पर जो लोग निवास करते थे उनके आवासों से पता चलता है। इसी के साथ कि जो इस संस्कृति के लोगों ने जो कब्रें बनाई या कहें कि जो समाधान थे, इस समाधान या कहें कि कब्रों से हमको जो ये महापाषाण कालीन संस्कृति है इसकी जानकारी देखने को मिलती है। तो इनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ कि जो ये संस्कृति थी, दक्षिण भारत की जो ये संस्कृति थी, महापाषाण कालीन संस्कृति, ये महापाषाण कालीन संस्कृति लोहा युग जो कि 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास आरंभ होता है। इसी के साथ जो काले लाल मर्दभांड जो कि यहाँ पर जो संस्कृति उत्पन्न होती है, इस संस्कृति उत्पन्न होने से पहले भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और जब संस्कृति समाप्त होती है, समाप्त के बाद भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि इस महापाषाण कालीन जो संस्कृति थी, इस महापाषाण कालीन संस्कृति का लोहा युग और काले लाल मर्दभांडों से गहरा संबंध था। इसी के साथ देखें कि ये पाषाण कालीन संस्कृति थी या कहें कि महापाषाण कालीन संस्कृति थी, इस महापाषाण कालीन संस्कृति के जो कि मुख्य आवास स्थल मिले हैं, जहां पर ये पाषाण कालीन लोग निवास करते थे, वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिला है। इसी के साथ हमको जो महापाषाण कालीन जो लोग थे, इन्होंने जो कब्रें बनाई या कहीं कब्रों बनाई, इन कब्रों की जो हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो कि कर्नाटक में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर देखें कि समाधान को हम जो कि कब्रें कह सकते हैं। कब्रें यानी कि जिन स्थान पर मृत व्यक्ति को दफनाया जाता हो उसे तो हम कब्र कहते हैं, और इसी कब्र को हम समाधान भी कह सकते हैं। अब जो कि हमको
हमको जो कि महापाषाणकालीन संस्कृति है इसकी जानकारी आवास स्थलों से ज्यादा जो इन लोगों ने कब्रें दफनाई उन कब्रों से हमको ज्यादा जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि हमारे इतिहासकारों को जो महापाषाणकालीन जो सांस्कृतिक जानकारी मिलती है वो जानकारी आवासों की अपेक्षा कब्रों से अधिक मिलती है। इसी के अंदर कि यहाँ पर जो कब्रें थी इन महापाषाणकालीन कब्रों में जो कि शव के अवशेष के साथ साथ जो कि लोहे के अस्त्र शस्त्र दफनाए गए। इसी के साथ देखें कि जो कि काले लाल मर्दभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी दफनाए गए। इसी के साथ जो कि औजार, अनेक प्रकार के औजार दफनाए गए, हथियार दफनाए गए। कुछ जो कब्रें थी इन कब्रों से हमको सोने के जो कि कहें कि सोना भी प्राप्त हुआ है। इसी के साथ तांबे की वस्तुएं भी दफनाई गई थी। ऐसी है ना। इसी के साथ अब इन लोगों ने जो ये वस्तुएं दफनाई तो इनकी कहीं ना कहीं ये मान्यताएं थी कि जो व्यक्ति मर जाएगा, मरने के बाद भी जो हम इन वस्तुओं को इनके साथ दफनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कि मरने के बाद भी जो कि इन वस्तुओं का प्रयोग वो मरा हुआ व्यक्ति करेगा। ऐसी मान्यता जो कि यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं थी, ऐसी हमको जानकारी मिलती है। इसी के साथ देखें कि जो महापाषाणकालीन संस्कृति थी, इस महापाषाणकालीन संस्कृति में जो कब्रों का वर्गीकरण जो कि कब्रों की आकृति के आकार पर आना और आकार के आधार पर इन कब्रों को मुख्य रूप से 40 प्रकार से बांटा गया है। लेकिन जो कि एक इतिहासकार होता है या कहेंगे सर्वेक्षण करता होता है इतिहास के अंदर, जिसका नाम है वी.डी. कृष्ण स्वामी ने जो कि सर्वेक्षण काल में, इतिहास के सर्वेक्षण काल में जो कि भौगोलिक स्मारकों को 3 भागों में बांटा। यानी कि जो महापाषाणकालीन में जो भौगोलिक स्मारक मिले इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। या कहें कि जो महापाषाणकालीन संस्कृति है, इस महापाषाणकालीन संस्कृति में जो कब्रें थी इन कब्रों को 3 भागों में बांटा। ये कब्रें 3 भागों में बांटा। पहली थी कक्ष युक्त कब्रें, दूसरी थी कक्ष विहीन कब्रें और तीसरी थी कक्ष विहीन स्मारक। अब जो कक्ष युक्त कब्रें थी, ये कक्ष युक्त कब्रें जो कि चौकोर समकोणीय, आयताकार और चतुर्भुजाकार थी। इसी की चतुर्भुजाकार थी। इसी के साथ जो ये कब्रें थी यानी कक्ष युक्त कब्रें थी, ये कक्ष युक्त कब्रें जो कि चारों ओर बड़े बड़े जो कि शिलाएं खड़ी की जाती थी। चारों ओर बड़ी बड़ी शिलाएं खड़ी की जाती थी, है ना। शिलाएं या कहें कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े इस कब्र के चारों ओर खड़े किए जाते थे। इसी के साथ जो चारों ओर बड़े चारों ओर जो बड़े बड़े पत्थर या कहेंगे शिला जो खड़ी की गई, इन खड़ी की गई शिलाओं पर एक बड़ा से पत्थर से इसको ढक दिया जाता था। यानी कि चारों ओर बड़ी बड़ी शिलाएं जो कि गाड़ी गई। इसी के साथ इन शिलाओं पर जो कि एक बड़ा सा पत्थर ढक दिया जाता था, है ना, और साथ ही ढक दिया जाता था। इसी के साथ ही अब इसके एक प्रवेश द्वार भी होता था। और फिर, है ना, तो ऐसी ये कब्रें थी कक्ष युक्त कब्रें। इसी के साथ दूसरे नंबर की कब्रें है कक्ष विहीन कब्रें। अब इन कक्ष विहीन जो कब्रें थी इनकी विशेषताएं थी कि एक गड्ढा बनाया जाता था और इस गड्ढे के चारों ओर जो कि पत्थरों का एक घेरा बनाया जाता था। जो कक्ष विहीन कब्रें थी, इन कक्ष विहीन कब्रों में पहले तो एक गड्ढा बनाया जाता था। गड्ढे के चारों ओर जो कि पत्थरों का एक घेरा बनाया जाता था। इसी के साथ अभी पत्थरों के एक घेरा के अंदर, है ना, पत्थरों के जो घेरा के अंदर एक कलश के रूप में, एक कलश के अंदर जो शव के अवशेष थे, जैसे कि हड्डियां वगैरह जो शव के अवशेष थे, इस शव के अवशेष को इस कलश के अंदर भरकर, इस कलश को जो ये गड्ढा था इस गड्ढे के अंदर रखा जाता था। इसी के साथ जो कक्ष विहीन जो स्मारक थे, ये कक्ष विहीन स्मारक जो कि बड़ी बड़ी जो शिलाएं थी या कहें कि बड़े बड़े जो पत्थर के टूक थे, बड़ी बड़ी शिलाएं थी, इन बड़ी बड़ी शिलाओं को खड़ा कर दिया जाता था, है ना। और
बड़ी बड़ी शिलाओं को खड़ा करके या कहेंगे बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके स्मारक बनाए जाते थे, जो कि कब्र विहीन स्मारक। अब जो ये स्मारक बनाए गए, इन स्मारकों के आसपास, कुछ स्मारकों के आसपास जो कि महापाषाणकालीन जो कि हमको कब्रें देखने को मिली है। अब जो ये कब्रें होती थी, इन कब्रों के अंदर सबके जो कि कहें सबके जो कि अस्थिर पंजे जो कि दफनाए जाते थे। अब इनके अंदर अस्थिर पंजे यानी कि हड्डियां, लंबी लंबी हड्डियां, या कहें कि लंबे साथ सिर वगैरह, यानी कि जो कि अस्थिर पंजे या कहें कि खंडित रूप से शव को इनके अंदर दफनाया जाता था। इन कब्रों के अंदर खंडित रूप से शव को दफनाया जाता था। इसी के साथ यहाँ पर जिस प्रकार आज के समय में हिंदू धर्म के अंदर मटका फोड़ने की या कहें कि मटका फोड़ने की जो कि प्रथा चली आ रही है, यानी कि जब उसको दफनाने जाते हैं तो उसके साथ एक पानी से भरा हुआ जो कि एक क्या मटका ले जाते हैं, उस मटके को उसके चारों ओर फेर कर उसको फोड़ दिया जाता है। तो ये प्रथा कहीं ना कहीं हमको जो कि ये समाधान है या कहें कि जो महापाषाणकालीन जो संस्कृति है, इस संस्कृति के अंदर भी देखने को मिलती है, यानी कि देखने को मिलती है। इसी के साथ देखें कि महापाषाणकालीन संस्कृति में अब ये महापाषाण का जो संस्कृति थी, इस संस्कृति की जो मान्यताएं थी, जो संगम युग आता है या कहेंगे जो चेल चोल जो पांड्य राजवंश आते हैं, इन राजवंशों के समय भी इनकी अनेक प्रथा, महापाषाण कालीन की अनेक प्रथा जो कि यहाँ पर जो कि प्रचलित रहती है। क्योंकि है ना, इसके साथ जो महापाषाणकालीन जो जीवन देखें तो इसके अंदर जो कि आरंभ में जो ये महापाषाणकालीन जो लोग हैं, ये आरंभ में महापाषाणकालीन लोग जो कि पहाड़ियों की जो ढाल है, इस ढाल पर रहते थे, जिसके कारण अच्छी उपज नहीं हो पाती थी। लेकिन कुछ समय बाद में, यानी कुछ समय बीतने के बाद में जो महापाषाणकालीन लोग हैं, उपजाऊ भूमि या कहेंगे नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र था, इस नदियों के डेल्टे वाले क्षेत्र पर आकर रहने लग गए, जिससे उपजाऊ में क्षमता में वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी थी। इसी के साथ देखें कि अब जो यहाँ के महापाषाणकालीन लोग थे, इन महापाषाणकालीन लोगों ने जो कि सिंचाई के माध्यम से धान की उपज करना भी सीख लिया, या कहेंगे धान की उपज ये करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ कि एक जो कि संगम युग है, संगम युग यानी कि जो चेल चोल जो पांडे यहाँ पर चोल था, यहाँ पर चेर था, यहाँ पर जो पांडे राज्य था, इन राज्यों के अंदर एक प्रमुख देवता हुआ करता था जिसका नाम मुर्गुन था। अब इस मुर्गुन की उपासना यहाँ पर जो महापाषाणकालीन जो लोग थे, ये महापाषाणकालीन लोग भी इस मुर्गुन की पूजा करते थे, उपासना करते थे, है ना। इसी के साथ देखिए जो महापाषाणकालीन जो हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, ये महापाषाणकालीन संस्कृति विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिली है अलग अलग समय पर। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर देखिए कि यूरोप के अंदर जो महापाषाणकालीन संस्कृति जो कि लगभग 2000 ईस्वी पूर्व देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार दक्षिण भारत का इतिहास या कहें कि महापाषाणकालीन जो इतिहास है। तो यह हमें जो देखा, ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो कहें कि जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश के बारे में। फिर मिलते हैं, जय हिंद।